जो मंत्री है लड़ते कर लो, मतलब भी लड़ते कर लो। देखिए वो बिल्कुल साइड में जाएगी और दो पीछे थोड़ा पीछे करिए। दो एक उस कोने में दो पीछे। माइक है माइक दो इस पे तो कटआउट बनाएंगे लंबा। लेडीज का एंट्री सबकी है एंट्री सभी की है। इस ब्लॉक में भी कितने भी आ रहे हैं सभी की इस तरह से उस तरफ। हाँ ये ब्लॉक कैसे होगी बाबूजी, कैसे होगी बताओ। अरे इस पर छोड़ गए इसमें ठीक है। कल गोहाना में एक ऐतिहासिक रैली देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की होने जा रही है। उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं इस समय यहाँ सभा स्थल पर मौजूद हूँ। ये रैली ऐतिहासिक होगी। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस लोकसभा से आने वाले हैं। कुछ लोगों का चाव हम रोक नहीं पाएंगे। आस पड़ोस के भी लोग सहभागी होंगे कि हरियाणा भर से जैसे हमको लोग कह रहे हैं कि वे एक लोकसभा है वो तो ठीक है, लेकिन हम तो अमित शाह जी की रैली में आने ही वाले। तो कार्यकर्ता और जनता बड़ी संख्या में कल इस रैली में पहुंचेगा और एक बड़ा जो है मैं कहूँगा कि जन संदेश यहाँ से अमित शाह जी के माध्यम से जाएगा। इससे पहले अमित शाह जी की एक रैली हमने फरीदाबाद में की थी, फरीदाबाद लोकसभा की अक्टूबर महीने में। बहुत तगड़ी रैली हुई थी। जगत प्रकाश नड्डा जी कैथल में आए थे, उनकी भी कुरुक्षेत्र सभा की एक तगड़ी रैली हुई थी। राजनाथ जी झज्जर आए थे, वो एक जिले का प्रोग्राम था, वो भी तगड़ा प्रोग्राम हुआ था। और आने वाले समय में अन्य लोकसभाओं की भी इस प्रकार से रैलियां होंगी। ये एक ऐसा मौका है कि 2023 में मैं कह सकता हूं कि पहला कार्यक्रम, बड़ा आयोजन पहले महीने में ही गोहाना से इसका शंखनाद हो रहा है। और जो 2024 आप कह रहे हो कि उसकी तैयारियों की दृष्टि से जी तो निश्चित रूप से अब समय नज़दीक आ गया है और भारतीय जनता पार्टी जहां हर बूथ पर अपनी टीम खड़ी कर रही है, हर पन्ने पर अपना पन्ना प्रमुख बना रही है, उसके साथ साथ आम जनता के बीच में भी रैलियों के माध्यम से और जनसंपर्क के माध्यम से पहुंच रही है और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रही है। वैसे तो सब ये साल हमारे लिए बहुत गौरव का साल है, क्योंकि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये ऐतिहासिक पल है। बहुत वर्षों तक हमने ऐसा समय देखा है जो भारतीयों के लिए बहुत कठोर समय था। छोटी छोटी भी कोई बात हमारे गौरव की हो जाती थी तो वर्षों तक हम याद रखते थे, लेकिन ये साल SCO की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता, ऐसे भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल ये हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और आसपास के देश ढह रहे हैं, पाकिस्तान चाहे हम देखें, श्रीलंका देखें,
यूरोप की इकोनॉमी पे जो प्रेशर है वो देखें, अमेरिका की इकोनॉमी पे प्रेशर देखें, जिस प्रकार से महामारियों से निपटने में भारत सबसे आगे बढ़ा है और हमारे जिनको महाशक्तियाँ कहते थे वो विफल हो रहे हैं, चाहे चाइना है चाहे बाकी कंट्रीज हैं। फीजर जैसी बड़ी भारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की वैक्सीन फेल हुई है। इस सारे में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और ऐसे मौके पर जो है इस कार्यक्रम का उस साल में होना, मैं कहूँगा कि ये पूरे हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़कर जाएगा। वहीं कांग्रेस भी सर लगी हुई है, अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। वहीं अब प्रियंका गांधी भी हरियाणा में रैली करने जा रही है। जो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो भी चल रहा है, तो काफ़ी आश्वस्त है इस बात को लेकर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के प्रदेश में काफ़ी महंगाई बेरोजगारी है। कांग्रेसियों को पहले अपनी जो ऊपर की टीम है उसके दिल जोड़ने पड़ेंगे। राहुल जी कह के भी गए थे कि वे मोहब्बत की दुकान खोलो, लेकिन अभी कोई मीटिंग हुई तो उसमें वो हाजिर ही नहीं थे, क्योंकि सबको मालूम है कि 2 अध्यक्षों को जानबूझकर विफल किया गया। जो अशोक तंवर थे वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, नौजवान थे, उत्साही थे, उनको नहीं करने दिया गया बल्कि लठियाया गया उनको। शैलजा जी को टीम तक नहीं बनाने दी गई। तो ये जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस में चली और उसके कारण से सुरजेवाला जी को जाके जयपुर से, राजस्थान से चुनाव लड़ना पड़ा। कुलदीप जी तो वहाँ बाय करके भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। विजय भोसनोई अब हमारे युवा विधायक हैं। तो ये जो कांग्रेस में जो चला है ना अंदर, वो कांग्रेस को बहुत बाहर के कार्यक्रमों के नाम तो कुछ भी देते रहो, लेकिन कांग्रेस के घर में अंदर सब ठीक नहीं है और वो उधर से ही खराब किया गया है। इसलिए ऐसे अभियान और ऐसे नाम देने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ये सर विपक्ष की अपनी समस्या है। मैं पार्टी की बात कर रही हूँ, जैसे आपने 2024 पे निशाना सीधी बात है। तमाम राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, जनता की नब्ज पहचानते, लेकिन जो मुद्दे हैं असल में जो समस्या खड़ी है आज, तमाम वर्ग रोड पे है, चाहे वो खिलाड़ी हो इतने बड़े लेवल पे, चाहे वो ई टेंडरिंग को लेकर, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उनको देखिए। और बेहतरी की ओर जाना ये मनुष्य का स्वभाव है। और आजकल वर्तमान पद्धतियों में जो पहले ठीक है, मैं ही पंचायत मंत्री था जब 20 लाख तक का खुद सरपंच को खर्च करने का हमने अधिकार दिया था, और वो भी सरपंच रेट तय नहीं करता था, डिप्टी कमिश्नर रेट तय करते थे, उसकी एक कमेटी होती थी, उसी रेट पर वो काम करा सकता था। सीमेंट का रेट, ईंटों का रेट, कोई दूसरी आजकल ये ब्रिक बनती है सीमेंट की, कोई उनका रेट, मजदूरी, हर बात, मिट्टी किस भाव में पड़ेगी, हर बात की डिप्टी कमिश्नर मीटिंग करता था 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, और जो रेट होते थे उसी से बनता था। अब इसमें अंतर इतना ही है कि सरपंच की पावर तो पहले 20 से 25 लाख करती है, लेकिन उसको ये कहा है कि इसको आप टेंडर के माध्यम से दो। जब टेंडर के माध्यम से देंगे, जैसे किसी एक व्यक्ति ने देना है तो किसी एक को दे देगा बुला के भी, चलो आप काम करो। टेंडर के माध्यम से देंगे तो 4, 5, 6 लोग आ सकते हैं, और 4, 5, 6 लोग आते हैं तो रेट कंपटीशन भी होता है। तो उसमें हो सकता है कोई भाई 50,000 जो 10 लाख का काम है 50,000 कम में कर देंगे कि मैं इसको जो है 9.5 लाख में कर दूंगा। तो सरपंच के पास, पंचायत के पास, अपनी पंचायत में 50,000 रुपये बचेंगे। तो कम्पिटिटिव रास्ते पर जाना, ये सारी दुनिया में ये विषय चला है, हर क्षेत्र में चला है, इतना ही विषय है और कोई अंतर नहीं। 2023 आ गई, 2022 में तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक आह्वान था, 23 आ गई, उस पर कोई चर्चा नहीं है। किसान आज तमाम अपनी फसलों को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में ये सबसे अच्छा है। कोई आस पड़ोस की स्टेट में बाजरे पे बोनस नहीं देता, कोई इन फसलों की खरीद नहीं करता। सबसे अच्छा इसमें हरियाणा है, हर फसल की खरीद की जाती है, भावांतर भरपाई है, नहीं तो उससे ऊपर बोनस देते हैं। ये जो किसान के नाम के ऊपर जो कुछ लोग बात करते हैं, थोड़ा राजस्थान जाएं, बाजरे किसान की कितनी बुरी हालत होती है, थोड़ा पंजाब भी जाएं, कोई सी फसल भी नहीं खरीदी जाती केंद्रीय फसलों की खरीद के अलावा। थोड़ा आसपास में भी जाकर जो है थोड़ा काम करें। निश्चित, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ
कि बाकी राज्यों में किसानों की हालत अच्छी हो, ये करना चाहिए। और इसके लिए किसान संगठनों को थोड़ा राजस्थान पर भी, थोड़ा सा पंजाब पर भी, बाकी सब राज्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। हरियाणा इसमें सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, सबसे अच्छा कर रहा है और किसान उससे खुश है। अभी भी गन्ने के भाव भी सरकार ने 10 रुपये बढ़ाए, सबसे अच्छा गन्ने का भाव वर्षों तक हमने मेंटेन किया है। ये पहली बार है कि पंजाब हमसे थोड़ा सा ऊपर है और वो भी एक नई सरकार बनी थी। आगे देखते हैं कब तक जो है वो वहाँ पर ठहरते हैं, ये तो समय की बात है, क्योंकि हरियाणा हमेशा अपना बेस्ट देता रहा है। सर, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पेश की है नरेंद्र मोदी को गुजरात दिन को लेकर, किस तरह देखिए कि इस पर काफ़ी बात ऐसा है कि सबको लग रहा है दुर्भावनापूर्ण है, सब इसको मानते हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, देश की सभी संस्थाओं ने, उस समय के बैठे हुए SIT ने, सबने कहा कि इतना शानदार इनका व्यक्तित्व है और इस प्रकार की जो सोच घड़ंत करके कैसे उस समय रखी गई थी, ये सर्वोच्च न्यायालय तक सब गया है और वो लोगों को अब उस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ भी जो है झेलनी पड़ेंगी जिन्होंने इस प्रकार का ये खड़ा किया था, नैरेटिव खड़ा किया था। और कुछ लोग इस प्रकार के नैरेटिव के हमेशा कहीं ना कहीं दबे छुपे समर्थक जगह जगह रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ फिल्म उसमें भी देखा, वो जो फिल्मोत्सव में भी एक व्यक्ति इसी बात पर दुखी था कि कश्मीर फाइल फिल्म पर। तो ये जो अलग नैरेटिव वाले लोग हैं ये हमेशा कहीं ना कहीं रहेंगे, लेकिन भारत सही नैरेटिव को समझता है और भारत का नेतृत्व इस समय शानदार नेतृत्व है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि कोई रास्ता दिखा सकता है इस मौके पर, तो भारत दिखा सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है। अडानी सब राहुल गांधी सदा उन पर अटैक करते आ रहे हैं, हमला करते आ रहे हैं। जिस तरह से अडानी की जो गिरा है और उसने जो हिडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं कि ये फर्जी जो कंपनियां करते थे और जिस तरह से 2-3 दिन में उनका 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, काफ़ी शेयर भी गिर गया है, तो इसमें SBI का पैसा लगा हुआ है, LIC का ही पैसा लगा हुआ है। क्या लगता है कि भारत में और थोड़ा आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आज जो देख रहा था, मैं आर्थिक विषयों का बहुत जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन कल ही मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि दुनिया में अभी भी वो 7वें नंबर के अमीरों में है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई किस प्रकार की कठिनाई। तीसरे से साथ कलमिश आ रहे हैं, प्रदेश के या क्षेत्र के विकास के लिए कोई घोषणा की उम्मीद या आपने मांग रखी? देखिए, कल की रैली पार्टी की रैली है निश्चित रूप से, और वो मांग तो हम कोई रैली में करते हैं वो नहीं, लगातार ही मांग करते हैं। क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ कि सोनीपत सबसे बड़ा जो है हब बनने जा रहा है, गाड़ियाँ बनने का, रेल के डब्बे बनने का। तो ये क्षेत्र जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, मुझे लगता है आने वाला भविष्य का विकास का इंजन ये सोनीपत क्षेत्र है। अध्यक्ष जी, एक सनातन को लेकर चर्चा चली हुई है देश में और कल CM योगी ने राष्ट्रीय धर्म बताया सनातन को, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है। तो देखिए, अच्छा है, कुछ लोगों को सनातन समझ आएगा। सनातन का मतलब है कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हुआ हमारे पूर्वजों को, उन्होंने उस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ियों तक लगातार पहुंचाया। जब कागज़ नहीं थे, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हजारों वर्षों तक याद कर के पहुंचाया कि जो ज्ञान हमको मिला है हम अपनी पीढ़ियों को पहुंचाएं। भारत की एक बहुत ही सुंदर विशेषता रही है कि भारत ने कभी भी किसी किताब को अंतिम नहीं कहा, किसी बात को अंतिम नहीं कहा। सनातन कहता है चरय वैति नेति जेति, कि जो ज्ञान हमने था वो दे दिया, अब अपनी आत्मा के प्रकाश में आत्म दीपो भव, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दिक्कत उनकी है, कोई 2500 साल पुरानी किताब पर रुक गए कि इससे आगे ज्ञान नहीं है, पृथ्वी को चपटी बता के रुक गए, कोई 1500-1600 साल पहले रुक गए कि उस ज्ञान से बाहर नहीं जाना। भारत का ऋषि तो कहता है किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो, किसी रास्ते की बंदिश नहीं लगाता और किसी पुस्तक पर कहीं भी किसी भी ज्ञान पर रोकता नहीं है। यही सनातन है, आत्म दीपो भवय, अपने ज्ञान में आगे बढ़ो। और ऐसे महान ग्रंथ इस धरती पर हैं, दुनिया में सारी किताबें राज लेने की लड़ाई पर लिखी गई हैं। भारत में रामायण एक ऐसी पुस्तक है जो राज नहीं लेने की वैल्यूज पर लिखी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वैल्यू है। लंका जीतने के बाद भी राम उसके भाई को सौंप कर आते हैं और दोनों भाइयों में राज नहीं लेने की लड़ाई है। भरत कहता है कि मैं नहीं, राम कहता है मैं नहीं। वार ऑफ वैल्यूज है, मूल्यों का युद्ध है। तो ये बहुत ऊंची परंपरा है। इस बहस के कारण अगर आम जन तक जाती है तो वो चरय वैति नेति नेति और आत्म दीपो भव के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा।